नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। आज मैं फिर आपके लेकर हूँ आपके लिए साइंस का एक और बेहतरीन चैप्टर 2, अम्ल क्षारक एवं लवण। इस पूरे चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक बच्चे को 100% मार्क्स लाने के लिए याद करना चाहिए, उन सभी को हमारी पूरी टीचर्स की टीम ने मिलकर एक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स में कन्वर्ट कर लिया है, जो आपको पूरा वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, इस पूरे वीडियो में हमने 100% कंटेंट को इंक्लूड किया है। आप रिजल्ट देख सकते हो, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था। ये रिजल्ट बच्चों मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक फेथ हो सके कि अगर आप इन नोट्स से तैयारी करोगे तो आपके मार्क्स भी कुछ इस प्रकार होंगे। एक एक बच्चे का मैंने पूरा डिटेल दिया है, जो आप चाहो तो खुद भी सीबीएसई की वेबसाइट पर या अदर जो बोर्ड है उनकी वेबसाइट पर जाकर इनके रिजल्ट खुद भी आप चेक कर सकते हो। पूरे वीडियो को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट्स में कन्वर्ट कर लिया गया है। इस वीडियो को बनाने के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव है, जो मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूं। फर्स्ट, आपका 100% कंटेंट क्लियर करके देना, ताकि वीडियो पूरा देखने के बाद आपको किसी अदर गाइड, रिफ्रेशर या किसी और वीडियो की नीड ही ना पड़े। सब कुछ एक ही वीडियो में कन्वर्ट कर लिया है। सेकेंड, आपका एक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स तैयार कर देना, जो 10th में तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है ही। अगर आप इसको कोई कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपके नोट्स बहुत ज़्यादा काम आएगा। थर्ड, हम पूरे चैप्टर को एक सिस्टमैटिक तरीके से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। इससे होगा ये कि हमें साइंस रटने की आवश्यकता नहीं होगी, हम साइंस की जो खूबसूरती है उसको समझ पाएंगे। एंड फोर्थ, पूरे नोट्स को इस प्रकार से भी तैयार किया गया है जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है आपका वो भी कवर हो जाएगा। जो आपके एक्टिविटीज वगैरह बीच में दिए हुए हैं वो सब कुछ हमने इंक्लूड में कर लिया है। तो चलिए बच्चों, एक बेहतरीन सफर पर एक बेहतरीन चैप्टर के साथ चैप्टर 2, अम्ल क्षारक एवं लवण। चलिए, यहां से स्टार्ट होता है अपना ये बेहतरीन चैप्टर। और हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि अम्ल क्या होता है, एसिड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। उसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन एक बच्चे को क्या याद रखना चाहिए, 10th लेवल के बच्चों को याद रखना है कि अम्ल, इनका स्वाद खट्टा होता है। सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि इनका स्वाद खट्टा होता है। इसमें हाइड्रोजन प्लस आयन पाए जाते हैं। बच्चों, ये आयन आपने याद होगा, आपको 9th क्लास में पढ़ी थी कि हर चीज़ में ना आयन पाया जाता है। मोस्टली चीज़ हमारे आसपास जो है उनमें आयन्स पाया जाता है। तो जितने भी अम्ल होते हैं उनमें हाइड्रोजन प्लस आयन पाया जाता है। जितने भी एसिड होंगे, जितने भी अम्ल होंगे, उनके अंदर ये 2 खासियत जरूर होगी। इनका स्वाद खट्टा होगा और दूसरा, इसमें हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। तीसरा, यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लिटमस एक पेपर होता है, लिटमस पेपर आपको स्कूल में दिखाया जाएगा। मैंने अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे भी डाला है लिटमस पेपर की एक्टिविटी, आप चाहो तो वहाँ भी देख सकते हो। लिटमस एक छोटा सा स्ट्रिप होता है, एक पेपर आता है जो 2 टाइप में आते हैं, एक नीले रंग में, एक लाल रंग में। तो अगर नीले लिटमस को एसिड में डाल दोगे ना तो वो लाल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी हर एक एसिड में पाया जाता है, चाहे वो बहुत कमज़ोर एसिड हो या बहुत कंसनट्रेटेड एसिड हो। ये तीनों प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ा है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जितने भी अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं, इनमें H+ आयन पाया जाता है और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये तीनों प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ा ये हर एक एसिड में होता है। तो एक आध एग्जाम्पल भी याद कर लेना, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl की फुल फॉर्म होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक होता है H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अगर फॉर्मूला याद हो जाए तो सबसे बेस्ट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप फॉर्मूला याद ना हो पाए तो फिर आप नाम याद कर लेना, सिट्रिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल। कोई एक आध एग्जाम्पल जरूर याद रखना अम्ल के बारे में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है कि क्षारक क्या होता है, क्षारक किसे कहते हैं, क्षारक का अर्थ क्या होता है। तो इनका स्वाद कड़वा होता है। जी हाँ, जिनका स्वाद कड़वा होगा वो सब क्षारक होंगे। इनमें OH नेगेटिव आयन पाया जाता है, इसमें भी आयन पाया जाता है, क्षारक में भी आयन पाया जाता है, लेकिन OH नेगेटिव जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन पाया जाता है। अम्ल में हाइड्रोजन प्लस आयन था और क्षारक में OH नेगेटिव आयन पाया जाता है। और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अगर लाल लिटमस को हम क्षारक में डालेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टी क्षारक के हैं कि इनका स्वाद कड़वा होता है, इनमें OH नेगेटिव आयन पाए जाते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ऐसी 2 एग्जाम्पल कम से कम क्षारक का याद कर लेना आप।
जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na मीन्स सोडियम, OH हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K मीन्स पोटेशियम और OH हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर मैग्नीशियम, Mg मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो कोई एक आध एग्जाम्पल जरूर याद रखने चाहिए बच्चों को एसिड और बेस का। थर्ड पॉइंट आता है कि सूचक के प्रकार। अब ये सूचक क्या है, आप इस बात को समझिए कि अब अभी हम क्या कह रहे थे कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। अब ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना कि दुनिया में हर चीज़ को टेस्ट किया जाए। इसका स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है, लेकिन ये टेस्ट लेने के बाद ही तो पता चलेगा। लेकिन कई चीज़ें पॉइजनस होगी, जहरीला होगा, उनका स्वाद तो नहीं लेना चाहिए, खतरनाक होगा। तो हमें कुछ ऐसे डिवाइस की जरूरत पड़ी जो बिना टेस्ट करे हमें बता दे कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। उनको बोला जाता है सूचक। तो सूचक की डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि सूचक 3 प्रकार के होते हैं और सूचक का मतलब होता है ऐसे डिवाइस जो बिना टेस्ट करे हमें बता सके कि कोई चीज़ अम्ल है या कोई चीज़ क्षारक है, क्योंकि हर चीज़ को टेस्ट करके हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो खट्टा है या कड़वा है। तो सूचक के 3 कैटेगरी होते हैं या 3 टाइप्स होते हैं, इसको 3 प्रकार से बांटा जाता है। एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है कृत्रिम सूचक और एक होता है गंधीय सूचक। 3 प्रकार से सूचकों को बांटा जाता है, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। अब नाम से ही जाहिर है कि प्राकृतिक सूचक क्या होगा, प्रकृति से प्राप्त होने वाला सूचक, और प्रकृति यानी पौधों से प्राप्त होने वाला सूचक। तो यह सूचक पौधों से प्राप्त होते हैं, यह सूचक पौधों से प्राप्त होते हैं, यानी ऐसे सूचक जो हमें पौधों से प्राप्त हुए उनको बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। जैसे हल्दी हम सबके घर में पाया जाता है, तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पेपर, मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल बताया था कि 2 कैटेगरी में आती है, एक या लाल रंग में एक नीला रंग में, दोनों का एग्जांपल आपको दिया था। तो लिटमस पेपर भी एक प्राकृतिक सूचक ही है, क्योंकि ये लाइकेन नाम का एक प्लांट होता है, उससे बनता है। तो लाइकेन नाम के प्लांट, पौधे से तो बन रहा है लिटमस पेपर, इसलिए ये प्राकृतिक सूचक है। तो ऐसे सूचक जो पौधों से प्राप्त हो उनको प्राकृतिक सूचक कहते हैं। 2 एग्जांपल याद रख लो, हल्दी और लिटमस पेपर प्राकृतिक सूचक है। उसके बाद आता है कृत्रिम सूचक, और हम सबको पता है कि जो कृत्रिम वर्ड है वो मैनमेड के लिए आता है, जो मनुष्यों ने बनाया। तो मानव द्वारा बनाया गया सूचक, ऐसे सूचक जो मनुष्य ने बनाए, मानव ने बनाए, उनको कृत्रिम सूचक कहते हैं। मानव द्वारा बनाया गया सूचक कृत्रिम सूचक कहलाता है, जिनका निर्माण मनुष्य ने किया उन सबको सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। इसके भी 2 एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ पहले पेज पर। एक याद रखना आपको, मैथिल ऑरेंज। क्या नाम रखोगे? मैथिल ऑरेंज, ये नाम याद रखना, मैथिल ऑरेंज। और फिनॉल फैथलीन, फिनॉल फैथलीन, मैं दोबारा बोल देता हूं, मैथिल ऑरेंज, फिनॉल फैथलीन, मैथिल ऑरेंज, फिनॉल फैथलीन, ये 2 कृत्रिम सूचक है। इस पेज को कंप्लीट कर लिया हमने। एक बार मैं जल्दी से आपको रिवाइज कर देता हूं कि इस पेज पे हमने क्या जाना। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अम्ल क्या होता है। तो इनका स्वाद खट्टा होता है, इनमें H+ आयन पाया जाता है, ये नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्षारक क्या होता है? तो इनका स्वाद कड़वा होता है, इनमें OH नेगेटिव आयन पाया जाता है और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब क्षारक के एग्जाम्पल है। सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो बिना टेस्ट करे हमें बता सकें कि कोई चीज़ अम्लीय है या क्षारक है। तो सूचक को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक। अब ये प्राकृतिक सूचक क्या होता है? तो प्राकृतिक सूचक वो सूचक होते हैं जो पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि हल्दी और लिटमस पेपर। कृत्रिम सूचक क्या होता है? तो मानव द्वारा बनाया गया सूचक, जिसका निर्माण मनुष्य ने करा, लैब में तैयार करा, उनको कृत्रिम सूचक कहते हैं, जैसे कि मैथिल ऑरेंज और फिनॉल फैथलीन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज लेके आता हूं मैं आपके लिए। इस पेज को हटा देते हैं। नेक्स्ट पेज आता है गंधीय सूचक किसे कहते हैं, गंधीय सूचक का अर्थ क्या होता है। तो आपके बुक में भी पेज नंबर 2 पे है ये गंधीय सूचक, आप देख लेना, एक्टिविटी के नीचे रखा होगा, 2.1 एक्टिविटी के उसके नीचे है। गंधीय सूचक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाती है। जी हाँ, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जो गंध है, स्मेल जो है, अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अगर आप अम्ल में डाल दो या उनको क्षारक में डाल दो
ऐसे पदार्थ जिनको अम्ल में डालने पर या क्षारक में डालने पर उनका गंध बदल जाए, उनका स्मेल चेंज हो जाए, उनको गंधीय सूचक के नाम से जानते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनको अम्ल में डालने पर या जिनको क्षारक में डालने पर उनका गंध बदल जाए, उनको गंधीय सूचक कहते हैं। तो 3 एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है। प्याज एक गंधीय सूचक है, वेनिला एक गंधीय सूचक है, और लौंग का तेल, लौंग का तेल, ये तीनों गंधीय सूचक में आते हैं। प्याज, वेनिला और लौंग का तेल, ये सब गंधीय सूचक है। उसके बाद आता है अम्ल और धातु के बीच अभिक्रिया। देखिए बच्चों, यहां तक के जो टॉपिक थे वो थियोरेटिकल टॉपिक थे, सिर्फ हमें डेफिनेशन जाननी थी कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या थे, अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, वगैरह वगैरह। बट यहां से एक्चुअल में केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। देखिए, केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। जब तक हम रिएक्शन याद नहीं करेंगे केमिस्ट्री पूरी नहीं होती है। तो रिएक्शन ही आता है, मेन जो पेपर में आता है रिएक्शन वगैरह आते हैं। तो यहां से आपको 4-5 रिएक्शन याद करने, उसके बाद फिर से थ्योरी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं कि पूरे चैप्टर में रिएक्शन ही है, केवल 5 और 6 रिएक्शन है, उसके बाद फिर से थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला है अम्ल और धातु के बीच अभिक्रिया। एक हमारे पास अम्ल है, एक हमारे पास धातु है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा। तो अम्ल और धातु के बीच अभिक्रिया, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। जैसे मैथ में फॉर्मूले होते हैं ना, a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², ऐसे ही अम्ल और धातु के बीच अभिक्रिया का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला याद रखना कि अम्ल जब धातु में मिलाया जाता है, अम्ल और धातु दोनों मिलकर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। रिपीट करूं मैं, अम्ल और धातु मिलकर, अम्ल एक अम्ल है, आप ये समझिए कि एक अम्ल है और एक धातु है, दोनों को आपस में मिलाया, तो अम्ल और धातु को मिलाने पर लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, और धातु एक जिंक ले लिया। तो जब दोनों को मिलाओगे ना तो ये बनाएगा जिंक क्लोराइड, जो कि एक लवण है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो हमें फॉर्मूले की तरह याद रखना है। मैथ में भी फॉर्मूला होता है, साइंस में, केमिस्ट्री में भी फॉर्मूला होता है कि अम्ल और धातु मिलकर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अम्ल की जगह HCl ले लिया, धातु की जगह जिंक ले लिया, लवण की जगह ये दोनों का रिएक्शन करोगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो एक फॉर्मूला और एक इसका एग्जाम्पल जरूर याद रखना है। ये हो गया अम्ल और धातु के बीच अभिक्रिया। अगला क्या आता है, धातु कार्बोनेट। पहले समझिए धातु कार्बोनेट होता क्या है। धातु यानी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब धातु होते हैं। अगर उसमें कार्बोनेट चढ़ जाए यानी CO3, समझ लो मेरी बात को। देखिए, सोडियम एक धातु है, उस पर कार्बोनेट की परत चढ़ गई तो ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। पोटेशियम एक धातु है, उस पर कार्बोनेट की परत चढ़ गई तो इसे बोलेंगे धातु कार्बोनेट। मैग्नीशियम एक धातु है, उस पर कार्बोनेट की परत चढ़ गई, इसे बोलेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट। यानी धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट की पहचान होती है CO3 से। तो जिस धातु पे CO3 लगा हो उसे बोलेंगे धातु कार्बोनेट। पहले तो धातु कार्बोनेट समझ में आ गया कि CO3 लगा होगा। अब जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, यह पेपर में पूछा जाएगा आपसे कि कोई भी धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है कि धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई भी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो 3 चीज का निर्माण होता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। एक लवण बनता है, एक जल बनता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बिल्कुल फॉर्मूले की तरह याद रखो कि धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ मिलकर 3 चीज बनाता है, लवण, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट। अब ये धातु कार्बोनेट है क्योंकि सोडियम एक धातु होता है और CO3 कार्बोनेट है, तो धातु कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, ये रिएक्ट कर रहा है अम्ल के साथ। अम्ल मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो धातु कार्बोनेट और अम्ल जब रिएक्ट करेगा तो 3 चीजें बनाएगा। एक बनाएगा सॉल्ट यानी NaCl, और ये अगर आपने मेरा फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देख रखा होगा ना तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको बताया था फर्स्ट हमेशा जाता है फोर्थ के साथ। याद कीजिए 1 2 3 4, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। फर्स्ट हमेशा 4 के साथ जाता है, याद रखना। तो NaCl, देखिए Na ये रहा, Cl ये रहा, तो NaCl ये एक सॉल्ट है। और फिर बाकी आपको पता ही है वाटर का फॉर्मूला और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला। तो फॉर्मूले की तरह याद रखो कि कोई भी धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। धातु कार्बोनेट की जगह हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट
अम्ल की जगह HCl ले लिया, तो जब दोनों रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट है, ये वाटर है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। नाउ अगला टॉपिक आता है कि जब कोई क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। जब कोई क्षारक किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे आता है कि धातु और क्षारक के बीच अभिक्रिया बताइए। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि कोई भी क्षारक जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो दो चीज बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। फॉर्मूले की तरह याद रखिए बिल्कुल कि कोई भी क्षारक जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। एग्जांपल देखिए, हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है क्योंकि OH आ रहा है, ये एक क्षारक है। हमने धातु की जगह जिंक ले लिया, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षारक जिंक के साथ यानी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा सोडियम जिंकेट। इन्हें बोलते हैं सोडियम जिंकेट। और सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला भी आ चुका है पेपर में कि सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला बताइए, तो Na2ZnO2। ये एक सॉल्ट होता है, ये एक लवण होता है साइंस में, जिसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा। तो फॉर्मूले की तरह याद रखना है और एक रिएक्शन एग्जांपल के तौर पे याद करना है। कोई भी क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्षारक की जगह NaOH, धातु की जगह Zn ले लिया, लवण बना हमारे पास सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस H2। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि जब कोई धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब आधे बच्चों को तो ये नहीं पता होता है कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होता क्या है, तो मैं आपको पहले ना समझाता हूं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होता क्या है। धातु हमने ले लिया, कुछ भी ले लो, जैसे Na ले लिया, धातु है, सोडियम एक धातु होता है, हाइड्रोजन यानी H और कार्बोनेट अभी बताया था CO3, तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर हो गया। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहां पर एक धातु होगा, एक हाइड्रोजन होगा और एक कार्बोनेट होगा। तो जब कोई धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल के बीच अभिक्रिया बताइए। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि तीन चीज बनाता है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके तीन चीज बनाता है, लवण, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। लवण, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम एक एग्जांपल ले लेंगे। हमने वही एग्जांपल लिया जो मैंने आपको ऊपर बताया, NaSCO3। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, बट यही एग्जांपल क्यों लेना है, क्योंकि बुक में इसके ऊपर एक्टिविटी है। एग्जांपल कोई भी लिया जा सकता है, कोई भी धातु हाइड्रोजन कार्बन आप उठा सकते हो, लेकिन यही एग्जांपल क्यों चुना, क्योंकि इससे हमारी बुक की एक्टिविटीज भी कवर हो रही है। बुक में एक्टिविटीज दे रखी है, इसके ऊपर आप जाके देखना, तो हमें एक्टिविटी भी तो कवर करनी है अपने बुक की, इसलिए हमने यही एग्जांपल लिया है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम एक धातु है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बोनेट है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों रिएक्ट करेगा तो तीन चीज बनेगा। एक बनेगा NaCl, याद देखिए फर्स्ट जाएगा फोर्थ के साथ, ये रहा फर्स्ट और ये रहा फोर्थ, तो फर्स्ट जाएगा फोर्थ के साथ NaCl, देखिए NaCl। और बाकी आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो पता ही है, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके तीन चीज बनाएगा, लवण, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये रहा इसका एग्जांपल जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया। एक अम्ल लेंगे और एक क्षारक लेंगे और उनके बीच रिएक्शन क्या होगा। तो अगले पेज पर एक बार रिवाइज करा देता हूं उस पेज को। गंधीय सूचक क्या होता है, तो ऐसे पदार्थ जिनको आप अम्ल में मिला लो या उनको क्षारक में मिला लो, उनका गंध जो है वो बदल जाता है, इनको बोलते हैं गंधीय सूचक। जैसे प्याज, वेनिला, लौंग का तेल। अम्ल और धातु के बीच अभिक्रिया, फॉर्मूला याद रखिए, अम्ल धातु के साथ मिलकर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये वाला एग्जांपल 2023 में सैंपल पेपर का पहला क्वेश्चन था बच्चों, CBSE सैंपल पेपर का पहला क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो मेरे नोट से सारा एज इट इज आपको मिलेगा अगर आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ोगे। धातु कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ मिलकर लवण, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। एग्जांपल जरूर याद कर लेना। क्षारक और धातु के बीच अभिक्रिया, कोई भी क्षारक धातु के साथ मिलकर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। एग्जांपल जरूर याद कर लेना। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे, एक अम्ल लेंगे, अगर इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो तीन चीज बनेगा। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ मिलता है तो तीन चीज बनाता है, लवण, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये इसका एग्जांपल। नेक्स्ट टॉपिक है कि एक अम्ल है
और एक क्षारक है, अगर ये दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तो अगला पे लेके आता हूं मैं। नाउ आपको इसमें ये याद रखना है कि कोई भी अम्ल जब किसी क्षारक के साथ मिलता है ना, तो वो लवण और जल का निर्माण करता है। अम्ल क्षारक के साथ मिलकर लवण और जल बनाता है। ये फॉर्मूले के रूप में आपको याद रखना है। एग्जांपल देखिए, हमने एक अम्ल ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने एक क्षारक ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद होगा आपको। तो ये दोनों मिलाकर बच्चों NaCl जो कि लवण है और एक वाटर बनाएगा। तो एग्जाम्पल जरूर याद रखना है, एक हमने अम्ल लेना है, एक हमने क्षारक लेना है, दोनों मिलकर बनेगा लवण और फिर ये जल। तो अम्ल क्षारक के साथ मिलकर लवण और जल बनाते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। इस अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया भी कहते हैं। जी हाँ, याद रखना बच्चों, ये जो आप रिएक्शन पढ़ रहे हो कि अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बनाता है, इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे केमिकल रिएक्शन को उदासीन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपके पेपर में ये आता है ना कि उदासीन अभिक्रिया क्या होती है, उदासीन अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, तो भी आपको यही लिखना है कि अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बनाते हैं, और ये एग्जाम्पल लिखना है। इसी को उदासीन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि अम्ल क्षारक की पावर को खत्म करता है और क्षारक अम्ल की पावर को खत्म करता है, इसलिए इसको उदासीन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षारक एक दूसरे की इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। नौ अगला आता है धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच अभिक्रिया। अब सर जी धातु ऑक्साइड क्या होता है? याद कीजिए, धातु मेटल, मेटल कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने ले लिया चलो आयरन, ये आयरन है और इसके साथ ऑक्सीजन आ गया तो ये मेटल ऑक्साइड बन गया, धातु ऑक्साइड। मैंने ले लिया जिंक, जिंक एक धातु है और उसके साथ ले लिया ऑक्सीजन, तो ये धातु ऑक्साइड कहलाएगा। धातु ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, यानी एक धातु होगा और उसके साथ ऑक्सीजन होगा। तो जब कोई धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो कोई भी धातु ऑक्साइड, चाहे वो जिंक ऑक्साइड हो, आयरन ऑक्साइड हो, पोटेशियम ऑक्साइड हो, कोई भी धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ मिलता है ना, तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो ये रिएक्शन याद रखना है कि कोई भी धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल बनाता है। फिर एक एग्जांपल याद कर लेंगे कि हमने एक धातु ऑक्साइड लेना है, धातु ऑक्साइड हमने ले लिया जिंक ऑक्साइड, जिंक एक धातु है, उसके साथ ऑक्सीजन है, तो धातु ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कहलाएंगे। और एक अम्ल लेना है, अम्ल हमने ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जब जिंक ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो जिंक क्लोराइड और वाटर की फॉर्मेशन करेगा। तो कोई भी धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ मिलता है तो वो दो चीज बनाता है, लवण और जल। फिर हमें एग्जांपल याद रखना है कि जिंक ऑक्साइड HCl के साथ मिलकर जिंक क्लोराइड और वाटर मिलाता है या बनाता है। अब यही रिएक्शन क्यों जरूरी है याद करना, रिएक्शन तो कोई भी लिखवा सकता था, मैं यही क्यों चुना, क्योंकि ये आपकी बुक की एक्टिविटी है। तो इन रिएक्शन के माध्यम से हम आपको एक्टिविटी भी कवर करा रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड में जब HCl डाला जाएगा तो वो जिंक क्लोराइड और वाटर की फॉर्मेशन करेगा। इस रिएक्शन से हमें पहली बार पता लगा बच्चों कि जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं ना वो क्षारीय होते हैं। अब आपको कि क्षारीय क्यों होते हैं, ध्यान से देखो, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल बनाता है। अब लवण और जल कब बनता है, याद करो, अभी मैंने बताया था लवण और जल कब बनता है, जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं। लवण और जल कब बनता है, जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं। तो लवण और जल तो बन रहा है, तो अम्ल के साथ क्या मिलेगा, क्षारक ही तो होगा ये। तो इससे हमें पता लगा कि धातु ऑक्साइड जो है क्षारक है। देखो लवण और जल बन रहा है, लवण और जल तभी बनता है जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं। तो अम्ल तो ये रहा, तो ये कौन है, ये क्षारक है। तो तब हमें पता लगा कि जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं, जितने भी धातु ऑक्साइड की बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं वो सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं। सारे धातु ऑक्साइड जो होते हैं बच्चों वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक नेचर का होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है अधातु ऑक्साइड। जब अधातु ऑक्साइड क्षारक के साथ मिलता है तो क्या रिएक्शन होता है, तो पहले फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि जितने भी अधातु ऑक्साइड है जब क्षारक के साथ मिलते हैं तो वो लवण और जल का निर्माण करते हैं। जितने भी अधातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारक के साथ मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। फिर हम इसका एक एग्जांपल याद कर लेंगे, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद करो जब मैंने चैप्टर 1 कराया था, आपने चैप्टर 1 का वीडियो देखा था मेरा, उसमें भी मैंने एग्जांपल लिया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हम ले चुके हैं चैप्टर 1 में एग्जांपल। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर की फॉर्मेशन करता है। अब जाके देखना चैप्टर 1 में मैंने एक एग्जांपल कराया होगा व्हाइट वॉशिंग, सफेदी का।
कि दीवारों पे सफ़ेद चमक कब आता है, जब सफ़ेदी कराते हैं, उसमें यही एग्जाम्पल लिया था कि जब अधातु ऑक्साइड, ये एक अधातु ऑक्साइड है, जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। ये लवण है और ये जल है। तो एग्जाम्पल जरूर याद करना। इससे हमें पता लगा कि जितने भी अधातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। क्यों अम्लीय होते हैं? देखिए यहाँ क्या बन रहा है, लवण और जल। यहाँ क्या बन रहा है, लवण और जल। और लवण और जल कब बनता है? जब क्षारक के साथ अम्ल हो। लवण और जल कब बनता है? जब क्षारक के साथ अम्ल हो। इसका मतलब अधातु ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय होता है। अधातु ऑक्साइड अम्लीय होता है क्योंकि क्षारक और अम्ल मिलकर लवण और जल बनाते हैं। तो इसका मतलब यहां पर ये अम्ल होगा। ठीक है। सभी अम्लों में दो चीज ध्यान रखना, जितने भी एसिड होते हैं, जितने भी अम्ल होते हैं, उनमें H+ आयन पाया जाता है और ये सभी विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन विद्युत के सुचालक तभी होते हैं जब ये जलीय अवस्था में पाया जाता है, यानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तभी ये विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। यही अम्ल ठोस अवस्था में पाए जाते हों तो ये विद्युत के सुचालक नहीं होते। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं लेकिन ये जलीय अवस्था में होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही क्षारक के बारे में याद रखिए, सभी क्षारकों में OH नेगेटिव आयन होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं पहले पॉइंट में कि सभी क्षारकों में OH नेगेटिव आयन होता है। क्षारक भी विद्युत के सुचालक होते हैं लेकिन तभी विद्युत के सुचालक होते हैं जब ये जलीय अवस्था में होगा, तभी ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विद्युत सुचालक क्यों होते हैं तो आपको बताना है इनमें आयन पाया जाता है। ठीक है। ऐसे आपसे पूछा जाए कि अम्ल विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं तो आप बताओगे अम्ल में आयन पाए जाते हैं, इसलिए विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है। इस पेज को रिवाइज कर लेते हैं। सभी अम्ल क्षारक के साथ मिलकर लवण और जल बनाते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। और इस अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया भी कहते हैं। धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल बनाते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। अम्ल क्षारक के साथ मिलकर लवण और जल बनाता है, इसलिए धातु ऑक्साइड को क्षारीय बोला जाता है। अधातु ऑक्साइड क्षारक के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? तो अधातु ऑक्साइड क्षारक के साथ मिलकर लवण और जल बनाते हैं, क्योंकि क्षारक अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल बनाता है, इसलिए जो अधातु ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। सभी अम्लों में H+ आयन होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होता है लेकिन ये जलीय अवस्था में होना चाहिए। और ये विद्युत के सुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें आयन पाए जाते हैं। सभी क्षारकों में OH नेगेटिव आयन होते हैं, ये विद्युत का सुचालक होता है लेकिन वो जलीय अवस्था में होना चाहिए। और ये विद्युत का सुचालक इसलिए होता है क्योंकि इनमें आयन पाए जाते हैं। नाउ अगला पेज, नेक्स्ट पेज लेके आता हूं मैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, मोस्टली आप देखोगे यूटी वगैरह में आपसे पूछे जाएंगे कि ग्लूकोज और अल्कोहल, नाम सुन रखा होगा आपने, ग्लूकोज और अल्कोहल, ये दोनों विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? चाहे ग्लूकोज हो या अल्कोहल हो, आपके एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन है कि ग्लूकोज या अल्कोहल विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। तो विद्युत के कुचालक होने के रीजन आपको बताना है। यह दोनों सहसंयोजी आबंध बने होते हैं, यह दोनों सहसंयोजी आबंध के बने होते हैं। अब ये सहसंयोजी आबंध क्या होता है ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। इन्हें कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, यानी जब आयन जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। जब आयन आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे सहसंयोजी आबंध बनते हैं। तो क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल ये दोनों सहसंयोजी आबंध के बने होते हैं, इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। याद रखोगे, इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या आयन नहीं पाए जाते हैं। ध्यान रखिए, इनमें आयन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए विद्युत के कुचालक होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो अम्ल होता है या क्षारक होता है वो विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि उनमें आयन पाए जाते हैं। अब ये ग्लूकोज और अल्कोहल विद्युत के कुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें आयन नहीं पाए जाते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 17 आता है हमारे पास कि अम्ल में हमें पानी मिलाना चाहिए या पानी में अम्ल मिलाना चाहिए। समझ पा रहे हो दोनों में? अम्ल में पानी मिलाएं या पानी में अम्ल मिलाएं, आपसे पूछा जाएगा कौन सा कंडीशन सही है। तो साइंटिफिकली देखिए, कभी भी अम्ल में पानी नहीं मिलाना चाहिए, ये सिचुएशन गलत है। कभी भी अम्ल में पानी नहीं मिलाना चाहिए, रीजन मैं भी आपको बताऊंगा। हमेशा पानी में अम्ल मिलाना चाहिए, वो भी बहुत स्लोली, धीरे धीरे पानी में अम्ल मिलाना चाहिए। ये वाला कंडीशन जो है सही है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अम्ल में पानी मिलाना चाहिए या पानी में अम्ल मिलाना चाहिए, तो पानी में अम्ल मिलाना चाहिए, ये वाला कंडीशन सही है। तो ये गलत क्यों है, रीजन पूछा जाएगा। तो अम्ल में पानी नहीं मिलाना चाहिए, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं अम्ल में पानी नहीं मिलाना चाहिए, ये वाला नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया याद है, जिसमें बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। तो अगर आप अम्ल में पानी मिलाओगे ना तो इससे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगा, गर्मी रिलीज होगा।
जो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, इवन बीकर भी फट सकता है। अगर आप अम्ल में पानी मिलाओगे और ये खतरनाक अगर अम्ल है, बहुत हाईली कंसंट्रेटेड अम्ल है, तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बीकर को, इस बीकर को तोड़ देगा और हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो अम्ल में पानी नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है और ये हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। पानी में अम्ल को, यानी ये वाला कंडीशन, पानी में अम्ल को धीरे धीरे मिलाना चाहिए। तो ये वाला कंडीशन जो है वो सही है साइंटिफिकली। अम्ल और पानी, जब भी हम अम्ल में पानी या पानी में अम्ल मिलाते हैं तो ध्यान रखना आप, जब भी अम्ल को पानी में मिलाया जाता है तो एक नया आयन बनता है। उस आयन को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, H3O+, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो जब भी हम अम्ल को पानी में मिलाते हैं, तो एक नया आयन बनता है जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ऐसे ही जब क्षारक को वाटर के प्रेजेंस में, जब क्षारक को पानी की उपस्थिति में रिएक्ट कराया जाता है, जब क्षारक को पानी की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। आयन अलग हो जाएंगे और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जब ये पानी के प्रेजेंस में आएगा तो पोटेशियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा। तो पोटेशियम अलग हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो गया। तो इससे हमें पता लगा कि जितने भी क्षारक होते हैं, जब वो जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षार क्या होता है? क्षार का अर्थ क्या होता है? क्षार किसे कहते हैं? तो वह क्षारक जो जल में घुलनशील हो। देखिए बहुत सारे क्षारक होते हैं, और सब के सब पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। मान लीजिए पानी में घुल गया, ये भी घुल गया, ये नहीं घुला, ये नहीं घुला, ये घुल गया। तो जो पानी में घुल जाए, मान लीजिए ये पानी में घुल गया, ये ऐसा क्षारक है जो पानी में घुल गया, ये भी पानी में घुल गया, ये भी पानी में घुल गया। तो वह क्षारक जो पानी में घुल जाता है उसको क्षार कहते हैं। इंग्लिश में उसको एल्कैली कहते हैं। ऐसा क्षारक जो पानी में घुल जाए उसे हम क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, क्योंकि ये पानी में घुलनशील होते हैं। तो वह क्षारक जो जल में घुलनशील हो, जो पानी में घुल जाए, उनको हम क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार के एग्जाम्पल हैं। तनुकरण क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में डिल्यूशन कहते हैं। तनुकरण का अर्थ पूछा जाएगा कि तनुकरण का मतलब बताओ, तनुकरण से आप क्या समझते हो? तो अम्लीय क्षारक को जल में मिलाकर, एक बात समझिए कि एक गिलास लिया आपने, एक गिलास पानी है, ठीक है, आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। एक गिलास पानी है और इसमें आपने 10 नींबू के रस निचोड़ दिए, तो अभी आप इसे पी नहीं पाओगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। एक पानी की गिलास में अगर आपने 10 नींबू निचोड़ दिए तो इसमें बहुत ज़्यादा अम्ल हो गया ना, ये बहुत ज़्यादा अम्लीय हो गया, बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया, आप इसे पी भी नहीं पाओगे, और पियोगे तो दांत के लिए, मुंह के लिए बहुत खतरनाक है। तो आप क्या करोगे, इसमें और ज़्यादा पानी ऐड कर दोगे, इसे बड़े बर्तन में लेकर इसमें पानी मिला दोगे बहुत सारा। तो इससे वो जो अम्लता है, इसकी जो पावर है, इसकी जो खटास है, इसकी जो कंसंट्रेशन है, वो कम हो जाएगा। तो इसी को तनुकरण कहते हैं। अम्लीय क्षारक में जल मिलाकर, जब हम अम्लीय क्षारक में जल मिला देते हैं तो उसमें आयन की सांद्रता कम हो जाती है। अम्लीय क्षारक में जल मिलाकर उसके आयन की सांद्रता कम करना तनुकरण कहलाता। आप ऐसे समझो ना कि मैंने आपको एक लेमन दे दिया, नींबू दे दिया कि आपको डैक खाना है, तो आप जब उसे डैक खाओगे तो आपको, अगर खा भी लोगे तो बहुत बहुत दिक्कत होगी आपको दांत के साथ या मुंह के साथ या बॉडी के साथ। लेकिन जब उसी नींबू के रस को पानी में निचोड़ दोगे तो आपको इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं लगेगा, क्योंकि अब हमने अम्ल में पानी ऐड कर दिया तो इसकी पावर कम हो गई। तो जब अम्ल या क्षारक में जल मिलाते हैं तो उसकी आयन की सांद्रता कम हो जाती है। इसी को हम साइंस में तनुकरण के नाम से जानते हैं, डिल्यूशन बोलते हैं, कि अम्ल या क्षारक में पानी मिला दोगे तो इसकी पावर कम हो जाएगी। इस पेज को रिवाइज कर लेते हैं। ग्लूकोज या अल्कोहल, ये दोनों विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि ये सहसंयोजी आबंध के बने होते हैं और इनमें आयन नहीं पाया जाता है। हमें अम्ल में जल मिलाना चाहिए, जल में अम्ल मिलाना चाहिए, तो कभी भी अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए, हमें जल के अंदर अम्ल मिलाना चाहिए। हमें अम्ल में जल नहीं मिलाना है, हमें जल में अम्ल मिलाना है। दोनों सिचुएशन ध्यान रखना आपको। अम्ल में पानी नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है और यह हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, जबकि हमें पानी में अम्ल मिलाना चाहिए। पानी में अम्ल धीरे धीरे मिलाना चाहिए, ये खतरनाक नहीं होगा। पानी और अम्ल, जब भी हम पानी में अम्ल को मिलाएंगे तो एक नया आयन बनेगा जिसको हाइड्रोनियम आयन के नाम से जाना जाता है।
सभी क्षारकों को जब पानी की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो इसके आयन अलग अलग हो जाते हैं। पहला आयन अलग हो जाएगा, दूसरा आयन अलग हो जाएगा, तो सोडियम आयन अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा, यहाँ पे पोटेशियम आयन अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा। तो जितने भी क्षारक होते हैं जब वो जल के प्रेजेंस में आते हैं तो एक नई चीज बनाते हैं जिसको हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। क्षार, वह क्षारक जो जल में घुल जाए, ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील हो, ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। तनुकरण क्या होता है? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब हम एसिड को पानी में मिला देंगे, एसिड को पानी में मिला देंगे तो उसकी पावर कम हो जाएगी, इसको हम साइंस में तनुकरण कहते हैं। अम्ल या क्षारक को जल में मिलाकर उसके आयन की सांद्रता कम करना, साइंस में इसको तनुकरण के नाम से जाना जाता है। डिल्यूशन बोलते हैं बेटा इसको, साइंस में डिल्यूशन के नाम से जाना जाता है। नाउ आपके बुक में अगला टॉपिक आता है सार्वभौमिक सूचक। ये सार्वभौमिक सूचक क्या चीज है? देखिए आपको याद होगा बच्चों कि मैंने आपको कभी सूचक बताए थे, सूचक के 3 कैटेगरी मैंने आपको बताए थे, याद कीजिए। शुरू में एक बताया था प्राकृतिक सूचक जो पौधों से मिलता है, एक होता है कृत्रिम सूचक जिसे मनुष्य ने बनाया, एक होता है गंधीय सूचक जो गंध के आधार पर डिसाइड होता है। एक प्राकृतिक सूचक जो पौधों से मिलता है, कृत्रिम सूचक जो मनुष्य ने लैब में बनाया, एक गंधीय सूचक जो गंध से आधार पर होता है। इन तीनों सूचकों से हमें पता लगता है कि कौन सी चीज अम्ल है या कौन सी चीज क्षारक है। क्लियर हो गया? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इन सूचकों से हमें पता लगता है कि कौन सी चीज अम्ल है या क्षारक है, लेकिन इन तीनों में एक दिक्कत है। अगर हमें सिर्फ ये पता करना हो कि अम्ल या क्षारक, तो ये सूचक काम है, कारगर है, लेकिन हमें यह पता करना है कि अम्ल कितना ज्यादा पावरफुल है, क्षारक कितना ज्यादा पावरफुल है। समझ गए मेरी बात? अम्ल का तो पता लग गया, इन सबसे अम्ल का पता लग जाएगा, इन सबसे क्षारक का पता लग जाएगा, लेकिन ये अम्ल कितना खतरनाक है, ये क्षारक कितना खतरनाक है, अम्ल की पावर क्या है, क्षारक की पावर क्या है, ये कितने कैपेसिटी का है, इसको बनाने के लिए हमने एक नई चीज बनाई जिसको बोलते हैं सार्वभौमिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो अगर आप में पूछा जाए पेपर में कि सार्वभौमिक सूचक क्या होता है, तो यह कई सूचकों का मिश्रण होता है। बस आपको इतना ही बताना है, यह कई सूचकों का मिश्रण होता है, कई सारे सूचकों को मिला देते हैं तो सार्वभौमिक सूचक बनता है। इसका एग्जांपल है पीएच स्केल। पीएच स्केल एक सार्वभौमिक सूचक है जिसको कई सूचकों को मिलाकर बनाया गया है। अभी पीएच स्केल क्या होता है? तो यहाँ पी का मतलब है प्रोटेंज, और प्रोटेंज का मतलब होता है पावर। पी का मतलब है पोटेंज, पोटेंज का मतलब होता है पावर। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। पी पोटेंज यानी पावर, एच फॉर हाइड्रोजन। किसी विलयन हाइड्रोजन आयन के सांद्रता मापने वाला स्केल, किसी विलयन में, यहां में वर्ड ऐड कर देना, में, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, मेन याद कर लीजिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने वाला स्केल, बस इतना याद रख लीजिए। जो पीएच स्केल होता है ना, यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापता है कि किसी भी सॉल्यूशन में, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की कितनी सांद्रता है, हाइड्रोजन कितना ज्यादा है। हाइड्रोजन याद है आपको? चाहे एसिड हो उसमें भी हाइड्रोजन है, चाहे बेस हो उसमें भी हाइड्रोजन है। तो ऐसा स्केल जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापता है उसको पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल में टोटल 14 स्केल होते हैं, 0 से 14 तक। इसमें 0 से 14 तक स्केल होते हैं, याद रखना। पीएच स्केल में 14 स्केल होते हैं, 0 से लेकर 14 तक। इसमें 7 बिल्कुल बीच में आएगा। अगर 7 से कम है, अगर किसी का पीएच 7 से कम है तो उसको अम्ल बोलते हैं। अगर किसी का पीएच 7 से ज्यादा है तो उसको क्षारक कहते हैं, ये क्षारक है। अगर किसी का पीएच 7 से ज्यादा है तो क्षारक है, किसी का पीएच 7 से कम है तो अम्ल है, और एग्जैक्ट 7 है तो उसको उदासीन कहते हैं। जैसे हम जो पानी पीते हैं, जो जल शुद्ध जल होता है, जो शुद्ध जल होता है, जो हम ड्रिंकिंग वाटर पानी पीते हैं, वो उदासीन होता है, उसका पीएच 7 के आसपास होता है। अगर किसी का पीएच 7 से कम है तो अम्ल है, किसी का पीएच 7 से ज्यादा है तो क्षारक है, और अगर वो 7 है तो वो उदासीन है। इसमें आपको ये याद रखना है, अम्ल में H+ आयन की सांद्रता ज्यादा होती है, अम्ल में H+ आयन की सांद्रता ज्यादा होती है, और क्षारक में OH आयन की सांद्रता ज्यादा होती है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, टॉपिक 1 से पढ़ते आ रहे हैं। ये अम्ल है, 7 से कम वाले को क्या बोलते हैं? अम्ल। तो इसमें H+ आयन ज्यादा होगा, और 7 से ज्यादा वाले को क्या बोलते हैं? क्षारक। तो इसमें OH नेगेटिव आयन ज्यादा होगा। अगला टॉपिक आता है, आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा, आपको पीएच दे देंगे 3, 4, 1 और पीएच दे दिया 5, और आपसे पूछा जाएगा इनमें से प्रबल अम्ल कौन है, ज्यादा खतरनाक कौन है? तो 1। याद रखिए, जितना कम पीएच होगा वो उतना ज्यादा पावरफुल होगा। अम्ल तो ये सारे हैं,
3 वाला भी अम्ल है, 4 वाला भी अम्ल है, 1 वाला भी अम्ल है, 5 वाला भी अम्ल है, क्योंकि सबका पीएच 7 से कम है। लेकिन इनमें से सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो पीएच 1 वाला। जितना पीएच कम होगा ना उतना ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। लेकिन क्षारक में ऐसा नहीं है। एक का पीएच 8 है, एक का पीएच 9 है, एक का पीएच 10 है, एक का पीएच 11 है। अब क्षारक तो सारे ही हैं क्योंकि सबका पीएच 7 से ज्यादा है, तो ये सभी क्षारक है। लेकिन इनमें से प्रबल क्षारक कौन है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? तो 11 वाला। जितना पीएच ज्यादा होगा उतना प्रबल क्षारक होगा। इसी की बेस पे पहली बार वैज्ञानिकों को पता लगा कि अम्ल को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में क्या फर्क होता है ये हम अगले पेज पे पढ़ेंगे। इस पेज को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सार्वभौमिक सूचक कई सूचकों का मिश्रण, इसका एग्जांपल है पीएच स्केल। पीएच स्केल, पी का मतलब है पोटेंज पावर, एच का मतलब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने वाला स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल में 0 से 14 तक स्केल होता है। 7 से कम वाले को अम्ल बोलते हैं, 7 से ज्यादा वाले को क्षारक बोलते हैं, 7 को उदासीन बोलते हैं। अम्ल में H+ आयन की सांद्रता ज्यादा होती है, क्षारक में OH नेगेटिव आयन की सांद्रता ज्यादा होती है। जिसका पीएच कम होगा वो प्रबल अम्ल होगा, जिसका पीएच ज्यादा होगा वो प्रबल क्षारक होगा। अम्ल के प्रकार, अम्ल को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में क्या फर्क है ये मैं आपको बताऊंगा। और एक बात ध्यान रखना, ऐसे ही क्षारकों को भी 2 कैटेगरी में बांटेंगे, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक दुर्बल क्षारक, हम ये सब पढ़ने वाले हैं इस पेज पर। तो चलिए अगले पेज पर लेके आता हूं मैं। पहले मैं आपको बताता हूं प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। OH आयन की सांद्रता अधिक होगी, जिसमें OH आयन की सांद्रता अधिक होगी उसे प्रबल क्षारक बोलेंगे। और दुर्बल क्षारक क्या होता है? जिसमें OH आयन की सांद्रता कम होगी। जिसमें OH आयन की सांद्रता ज्यादा होगी वो प्रबल क्षारक, और जिसमें OH आयन की सांद्रता कम होगी वो दुर्बल क्षारक। ये रहा प्रबल क्षारक के एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। परिभाषा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, परिभाषा ज्यादा नहीं आता, एग्जाम्पल ज्यादा आते हैं। कि आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा प्रबल क्षारक है या प्रबल क्षारक का उदाहरण दीजिए, तो प्रबल क्षारक का उदाहरण है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षारक का एग्जाम्पल है NH4OH और एक ZnOH होल ट्वाइस। ये दुर्बल क्षारक है, ये प्रबल क्षारक और ये दुर्बल क्षारक। ऐसे ही आप प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में भी लिख सकते हो खुद भी। दुर्बल अम्ल, इनके बारे में भी आप खुद लिख सकते हो। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन होगा? जिसमें H+ आयन ज्यादा होंगे। और दुर्बल क्षारक कौन होगा? जिसमें H+ आयन की सांद्रता कम होगी। ये हो गया पहला पॉइंट। जिसमें H+ आयन ज्यादा होगा प्रबल अम्ल, जिसमें H+ आयन कम होगा वो दुर्बल अम्ल। एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दिया था HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक प्रबल अम्ल है। आपको मैंने शुरू में दिया था एक नाम, सिट्रिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल, कोई भी नाम याद कर लो। ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल ये एक दुर्बल अम्ल है, इसको हम खाते भी हैं। तो ये प्रबल अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है। ऑक्सैलिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल ये भी एक दुर्बल अम्ल है, दही में पाया जाता है, हम लोग खाते हैं। तो ये प्रबल अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है। इसमें H+ ज्यादा होगा, इसमें H+ आयन कम होगा। ये इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। नाउ आगे आता है हमारे शरीर का पीएच। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे शरीर का पीएच क्या होता है, तो हमारे शरीर के पीएच में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका पीएच 7 है और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका पीएच 7 से 7.8 है। तो ओवरऑल हमारे शरीर का पीएच 7.0 से 7.8 के बीच में पाई जाती है। भाई हमारे बॉडी में पानी है ना, तो पानी का पीएच 7 होगा। और कुछ ऐसी जगह ब्लड वगैरह है उनका 7.4 है। तो अलग अलग चीज़ों का पीएच अलग अलग है, लेकिन हमारे पूरे बॉडी का पीएच लगभग 7.0 से 7.8 के बीच में काम करता है। नाउ ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये बच्चे ने गलती से लिख दिया। यहाँ अम्ल के प्रकार आएगा, जो मैं आपको बता रहा था अम्ल के प्रकार। यहाँ प्रबल अम्ल आएगा, यहाँ दुर्बल अम्ल आएगा। ये बच्चे ने गलती लिया, आप ठीक कर लेना। ये प्रबल अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है। ठीक है बच्चों, ठीक कर लेना। ये बच्चे से गलती हो गई, बच्चों ने लिखा है ना, तुमसे गलती हो गई, क्लास में गलती से लिख दिया उन्होंने। अब यहाँ सही लिखा उन्होंने, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल। अभी मैंने आपको बता दिया प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल बता चुका हूँ मैं। प्रबल अम्ल क्या होता है? जिसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है।
अभी मैंने आपको बताया था प्रबल अम्ल कौन होते हैं, जिनमें H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होती है। दुर्बल अम्ल कौन होता है, जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता कम होती है। ये रहा प्रबल अम्ल का एग्जांपल, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। HCl और सल्फ्यूरिक एसिड ये प्रबल अम्ल है। वहीं पे सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल ये सब दुर्बल अम्ल है, ये हम खाते भी हैं। तो ये प्रबल अम्ल, ये दुर्बल अम्ल। हमारे शरीर का पीएच मैंने आपको बता दिया ऊपर कि हमारे शरीर का पीएच होता है 7.0 से 7.8 के बीच में। यहाँ पाएगा हमारे रुधिर का पीएच, हमारे रुधिर का पीएच, हमारे रुधिर का पीएच। हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है, तो हमारे ब्लड का पीएच होता है 7.4, याद रखना है। हमारे ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। एमसीक्यू वगैरह में ये सब चीजें आएंगी। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, हमारे ब्लड का पीएच 7.4, डायरेक्ट याद कर लीजिए। अम्लीय वर्षा क्या होता है, एसिड रेन आपने बहुत सुना होगा। एसिड रेन क्या होता है, तो 10th क्लास में डायरेक्ट आंसर देना है। जब वर्षा के पानी का पीएच 5.6 से कम हो, जब बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो, अगर बारिश हो रही है उसका पीएच 5.6 से कम है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये अम्लीय वर्षा जल में रहने वाले जीव जो मछली वगैरह है उनके लिए खतरनाक होता है। ये भी पॉइंट आ चुका है सीबीएसई में। इसमें नदी के पानी का पीएच कम होने से जलीय जीव प्रभावित होते हैं। जब ये अम्लीय वर्षा होता है ना, तो जो नदी में जो हमारे जलीय जीव हैं, मछली वगैरह, उनके लिए खतरनाक होता है क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है। अम्लीय वर्षा का मतलब होता है जब बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो। तो जब नदी में ये पानी जाएगा ना, तो पीएच स्केल जो है, पीएच जो वैल्यू है जो पानी का, वो कम हो जाएगा। तो ये जलीय जीव प्रभावित होती है, उनको ऑक्सीजन कम मिलता है इससे। ना अगला आता है हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच। इस पेज को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। OH आयन की सांद्रता अधिक होगी तो प्रबल क्षारक, OH आयन की सांद्रता कम होगी तो दुर्बल क्षारक। NaOH KOH प्रबल क्षारक है, NaH4OH और ZnOH2 दुर्बल क्षारक है। ऐसे ही प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। H प्लस आयन ज़्यादा होगा तो प्रबल अम्ल, H प्लस आयन कम होगा तो दुर्बल अम्ल। ये प्रबल अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है। हमारे शरीर का पीएच 7.0 से 7.8 के बीच में काम करता है। हमारे रुधिर का पीएच 7.4 होता है। अम्लीय वर्षा होती है जब बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाता है, अम्लीय वर्षा कहते हैं, और इससे जलीय जीव प्रभावित होते हैं। हमारे पाचन तंत्र के पीएच की बात करते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका पीएच से क्या फर्क है। देखिए, हमारे अमाशय, हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे ये चीज, ये चैप्टर 6 में भी आएगा अभी आपके। जो हमारा अमाशय है, हमारा जो पेट है, हमारा जो अमाशय है, वो HCl उत्पन्न करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है फूड को डाइजेशन करने के लिए, फूड को तोड़ने के लिए। ये हम चैप्टर 6 में भी पढ़ेंगे। तो याद रखिए, हमारा अमाशय एक एसिड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अपच में जब खाना नहीं पचता, अपच में हमारा अमाशय अत्यधिक HCl उत्पन्न करता है। जब खाना नहीं पचता तो हमारा अमाशय क्या करता है, ज़्यादा HCl प्रोड्यूस कर देता है। जब हम तेल से बना हुआ, घी से बना हुआ, फ्राई करा हुआ ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, बाहर की चीज़, फैट फूड, जो फास्ट फूड वगैरह है वो ज़्यादा खाते हैं, फैटी फूड ज़्यादा खाते हैं, तो हमारा अमाशय ज़्यादा HCl उत्पन्न करता है। तो जब ज़्यादा HCl उत्पन्न करेगा ना, तो इससे हमें दर्द होता है, एसिडिटी बोलते हैं ना घर में, एसिडिटी हो गई, एसिडिटी। एसिड कौन सा एसिड, यही वाला एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं ना घर में, एसिडिटी हो गई, एसिडिटी। एसिड यानी HCl ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया आपने पेट ने। तो आपके पेट में HCl ज्यादा है तो आप क्या करोगे, तो हमें क्षारक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें प्रति अम्ल, क्षारक को प्रति अम्ल भी कहते हैं, हमें क्षारक का प्रयोग करना पड़ेगा। और उस क्षारक का नाम जो हम इनो वगैरह में खाते हैं ना, उस क्षारक का नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो क्षारक हम खाते हैं अपने पेट दर्द में, एसिडिटी के केस में, उस क्षारक का नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से इसको जाना जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से इसको जाना जाता है। हमारे अमाशय HCl उत्पन्न करता है। अपच में हमारा अमाशय ज़्यादा HCl उत्पन्न करता है, इससे हमें दर्द होता है, तो हमें क्षारक लेना पड़ेगा। उस क्षारक का नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। दंत क्षय, दांत कब टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, तो जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है। जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांत टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। अब मुंह का पीएच 5.5 से कम क्यों हो जाता है, देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं ना, तो कुछ फूड पार्टिकल दांत के बीच में रह जाते हैं।
जब भी हम खाना खाते हैं तो कुछ फूड पार्टिकल जो होते हैं वो दांत के बीच में रह जाते हैं, दांत के बीच में पता भी नहीं चलता, इतने छोटा साइज होता है कि हमें पता नहीं चलता, वो फूड पार्टिकल हमारे दांत के बीच में रह गए। अब ये फूड पार्टिकल जो है वो धीरे धीरे एसिडिटी उत्पन्न करता है। समझ रहे हो मेरी बात को? जब हम खाना खाते हैं तो कुछ फूड पार्टिकल दांत के बीच में रह जाते हैं, ये फूड पार्टिकल एसिडिटी बनाते हैं, अम्ल उत्पन्न करते हैं। तो ये अम्ल उत्पन्न कर रहे हैं। अगर ये आप ब्रश नहीं करोगे, टूथपेस्ट नहीं करोगे, तो आपके मुंह का पीएच धीरे धीरे 5.5 से कम हो जाएगा और आपके दांत टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो अम्ल को उदासीन करने के लिए हमें टूथपेस्ट करना चाहिए। टूथपेस्ट क्या है? तो टूथपेस्ट क्षारक है। याद कीजिए, हमारे पूर्वज जो थे वो क्या करते थे? दातून करते थे। और दातून किससे करते थे? तो आपने सुना होगा, नीम के दातून करते थे। याद कीजिए, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, वो नीम के दातून करते थे। नीम का स्वाद कैसा होता है? नीम का स्वाद कड़वा होता है, और जो कड़वे होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्षारक होते हैं। आपके मुंह में क्या था? अम्ल था। आपने क्या यूज किया? क्षारक। तो इसलिए उनके दांत स्वस्थ रहते थे, क्योंकि मुंह में अम्ल है, उन्होंने नीम के दातून करे। नीम कड़वा होता है, यानी क्षारक है, तो अम्ल और क्षारक दोनों मिलकर उदासीन हो गए। बट अब तो आपको नीम खोजने से भी नहीं मिलेगा जल्दी, कहाँ से लाओगे शहरों वगैरह में? तो इसलिए टूथपेस्ट बनाया कंपनियों ने। टूथपेस्ट क्षारक होता है, जिसका हम रोज इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे मुंह में जो अम्ल है वो उदासीन हो जाए। मधुमक्खी जैसे जीव, या छोटे आपने देखो लाल चींटी, ये सब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको डंक मारते हैं। वो डंक क्या मारते हैं? वो पता है क्या करते हैं? अपनी बॉडी का एसिड आपकी बॉडी में छोड़ देते हैं, वो अम्ल छोड़ देते हैं। वो डंक जो मारते हैं ना, तो वो एसिड छोड़ देते हैं हमारी बॉडी में। उस एसिड की वजह से हमारे में जलन होती है। मान लो मधुमक्खी ने आपको कहीं पे काट लिया तो आपको बहुत जलन होगी, क्योंकि उसने एसिड छोड़ दिया आपकी बॉडी में। तो वो एसिड की वजह से आपको जलन महसूस होती है। मधुमक्खी शरीर में अम्ल छोड़ देता है, जिससे दर्द होता है। अब मधुमक्खी ने क्या छोड़ रखा है? तो एसिड छोड़ रखा है। आप यहाँ पर एसिड है, तो आप इसको आराम देने के लिए बेस का इस्तेमाल करोगे, क्षारक का इस्तेमाल करोगे। तो सबसे पहले आप साबुन से इसे धोना, क्योंकि साबुन एक क्षारक है जो हम सबके घर में है। साबुन हो, टूथपेस्ट हो, ये सब यूज करना, क्योंकि ये सब क्षारक होते हैं जो आपको आराम देगा। तो मधुमक्खी शरीर में अम्ल छोड़ देता है, जिससे दर्द होता है। हमें क्षारक, बेकिंग सोडा का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमें आराम मिल सके। ऐसे ही नेटल के पत्ते होते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं नेटल के पत्ते। अगर आप इसे छू लोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा जलन होगी, क्योंकि इनमें भी मेथनोइक एसिड पाया जाता है। अगर आप में से किसी ने कच्चे अरबी को कभी छुआ हो, तो आपको पता होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। कच्चे अरबी को, हर अरबी नहीं, कच्चे अरबी को जब आप छुओगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा जलन होगी, क्योंकि उसमें भी एसिडिटी होता है जो हमारी स्किन में आ जाता है। तो यह मेथनोइक अम्ल छोड़ता है। जो नेटल के पत्ते होते हैं वो मेथनोइक अम्ल छोड़ता है। तो इसका इलाज किससे होता है? तो इसका इलाज क्षारक से ही होगा। तो क्षारक है डॉग पौधा। अब ये एग्जाम्पल पौधा ही क्यों लिया? क्योंकि दिक्कत आपको पौधे से हुई थी ना, तो इलाज भी हमें पौधे से ही करना है। मेथनोइक अम्ल छोड़ता है नेटल के पत्ते, तो हमें इलाज करना है डॉग पौधों के पत्तों से। इसमें ये जो डॉग पौधे के पत्ते होते हैं क्षारक होते हैं, इससे हमें इसका इलाज करना है। कुछ प्राकृतिक अम्ल के नाम आपको याद रखने हैं। इनमें से कुछ भी आया था एग्जाम में, कुछ प्राकृतिक अम्ल के आपको नाम याद करने हैं। आप 2023 का पेपर उठा के देखिए, उसमें आया था कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कुछ भी आ जाता है एग्जाम्पल, जो आपके बुक में टेबल में दिया ना, उन सबको याद कराएं। जैसे सिरका में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। संतरा और नींबू पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। सिरका में पाया जाता है एसिडिक अम्ल। सिरका में पाया जाता है एसिडिक अम्ल। संतरा और नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। इमली में पाया जाता है टर्ट्रिक अम्ल। दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। चींटी जो काटती है वो छोड़ती है मेथनोइक अम्ल। ये कुछ प्राकृतिक अम्ल के नाम याद करने हैं। ये पेपर में आ जाता है, इनमें से कुछ भी उठा के देते हैं कि इमली में कौन सा अम्ल है, दही में कौन सा अम्ल है। अब ऐसा नहीं कि सब कुछ याद करेंगे दुनिया में, हमें इनको याद करना है, क्योंकि आपके बुक में ना टेबल दिया हुआ है। आप बुक उठा के देखोगे, उसमें एक टेबल है, उसी में से आता है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता, एनसीईआरटी से ही नोट्स बनाया मैंने आपके लिए। इसे पढ़ लोगे तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ेगी कभी आपको। ठीक है, इस पेज को रिवाइज कर लें जल्दी से, फिर हम अगले पेज पर आ जाएंगे। मैंने अभी आपको अपने अमाशय के बारे में मैंने आपको सिखाया कि हमारा जो अमाशय होता है वो HCl उत्पन्न करता है। तो अपच की स्थिति में ज़्यादा HCl उत्पन्न हो जाता है, तो हमें क्षारक लेना पड़ेगा, प्रति अम्ल लेना पड़ेगा। तो हम इनो वगैरह लेते हैं, उसमें क्षारक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं।
दंत 6, जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांत टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें टूथपेस्ट करना चाहिए जो कि एक क्षारक होता है। मधुमक्खी हमारे शरीर में अम्ल छोड़ देता है, जैसे भाई जलन महसूस होता है तो हमें इसका इलाज के लिए क्षारक का इस्तेमाल करना चाहिए, बेकिंग सोडा का प्रयोग करना चाहिए। नेटल के पत्ते से अगर टच हो जाओगे आप तो बहुत ज़्यादा जलन होगा क्योंकि उसमें मेथनोइक अम्ल होता है, तो इसका इलाज हमें डॉग पौधों से करना चाहिए जो कि एक क्षारक होता है। प्राकृतिक अम्ल के नाम याद कर लीजिए, सिरका में होता है एसिडिक अम्ल, संतरा नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, चींटी में मेथनोइक अम्ल। ठीक है, ये आपके बुक में दे रखा है टेबल के फॉर्म में। नाउ लवण कैसे बनता है, लवण का निर्माण कैसे होता है, लवण कैसे बनता है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं उदासीन अभिक्रिया में। याद कीजिए जब हम उदासीन अभिक्रिया पढ़ रहे थे, लवण अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बनाते हैं, अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बनाते हैं। तो लवण बनाने के लिए अम्ल और क्षारक चाहिए, एक अम्ल ले लो एक क्षारक ले लो, दोनों मिलकर लवण और जल बनाएगा, ये बन गया ना लवण। इसी NaCl को साधारण लवण कहते हैं जो हमारे घरों में यूज होता है, सब्जी वगैरह में मम्मी यूज करती है, टाटा नमक, तो वो यही नमक है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बनता है, तो अम्ल ले लिया HCl, क्षारक ले लिया NaOH, दोनों को मिलाओगे तो ये लवण बन जाएगा, ये लवण है। इसको साधारण लवण कहते हैं जो हम सबके घरों में यूज होता है। लवण के प्रकार, लवण 3 प्रकार के होते हैं, लवण को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है अम्लीय लवण, एक होता है क्षारीय लवण, एक होता है उदासीन लवण। रिपीट करें, लवण 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण, पहला होता है अम्लीय लवण, दूसरा होता है क्षारीय लवण, तीसरा होता है उदासीन लवण। अब ये अम्लीय लवण क्या होता है, ये अम्लीय लवण कैसे बनता है, तो जब प्रबल अम्ल हो, यानी अम्ल तो प्रबल हो, स्ट्रांग हो, और दुर्बल क्षारक हो, कमजोर क्षारक हो, जब प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षारक हो तो दोनों मिलकर बनता है अम्लीय लवण जिसका pH 7 से कम होगा। अम्लीय लवण कैसे बनेगा, प्रबल अम्ल होगा दुर्बल क्षारक होगा, दोनों मिलकर बनाएगा अम्लीय लवण जिसका pH 7 से कम होगा। क्षारीय लवण क्या होता है, तो जब दुर्बल अम्ल हो, अम्ल तो दुर्बल हो कमजोर हो, लेकिन प्रबल क्षारक हो, क्षारक प्रबल हो, इन दोनों को मिलाकर बनता है क्षारीय लवण, इसका pH 7 से अधिक होता है, इसको क्षारीय लवण कहते हैं। उदासीन लवण क्या होता है, तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक हो, या दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षारक हो, वैसे मोस्टली हमें यही याद करना पड़ता है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक दोनों मिलकर उदासीन लवण बनाते हैं और इसका pH 7 होता है। हमारे घरों में जो NaCl आता है ना, सोडियम क्लोराइड, जो साधा लवण अभी मैंने आपको ऊपर बता रहा था, ये उदासीन लवण होता है, ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है। लवण के 3 प्रकार होते हैं, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण। अम्लीय लवण कब बनेगा, जब प्रबल अम्ल हो दुर्बल क्षारक हो। क्षारीय लवण कब बनेगा, जब दुर्बल अम्ल हो प्रबल क्षारक हो। उदासीन लवण कब बनेगा, जब प्रबल अम्ल हो प्रबल क्षारक हो। इसका pH 7 से कम होगा, इसका pH 7 से ज्यादा होगा, इसका pH 7 होगा। साधारण लवण जो NaCl की बात कर रहे हैं, जो हम घरों में मम्मी यूज करती है, उसका इंडस्ट्री में बच्चों बिजनेस में बहुत यूज है, बहुत सारी चीजें साधारण लवण से बनाई जाती है। अब यही हमें पढ़ना है कि साधारण लवण से NaCl से क्या क्या बनता है। तो आपके बुक में 5 चीजों के बारे में है, आपके बुक में देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, बुक आ जाओ भाई, बुक महाराज प्रस्तुत हो जाओ, आगे बुक देखिए। नमक से 5 चीजें बनती हैं, आपके बुक में दे रखा है, ये देखिए, यहां से शुरू हो जाएगा आपका, ये देखिए साधारण लवण, हेडिंग है ना, रासायनों का कच्चा पदार्थ, देखो लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, ये सब लवण से बनता है। पूरी टीचर्स की टीम ने मिलकर सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बना दिया, आपको ये पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी पैराग्राफ, क्योंकि आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हो, बात को समझ रहे हो, हमने सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट पहले ही कन्वर्ट कर लिया आपके लिए। तो साधारण लवण से 5 चीजें बनती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिपीट करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये 5 चीजें किससे बनती हैं, तो साधारण लवण से NaCl से बनाई जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब साधारण लवण से बनता है। एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं इस पेज को, फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। लवण कब बनता है, जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो लवण का निर्माण होता है। ये इसका एग्जांपल है, NaCl एक साधारण लवण है।
लवण 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण। अम्लीय लवण कब बनेगा? जब प्रबल अम्ल हो, दुर्बल क्षारक हो, इसका पीएच 7 से कम होगा। क्षारीय लवण कब बनेगा? जब दुर्बल अम्ल होगा, प्रबल क्षारक होगा और ये इसका पीएच 7 से अधिक होगा। उदासीन लवण कब बनता है? जब प्रबल अम्ल होता है और प्रबल क्षारक होता है, इसका पीएच 7 होता है, जैसे NaCl इसका एग्जाम्पल है। साधारण लवण से हमारे सिलेबस में 5 चीजें हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इन्हीं पांचों के बारे में एक एक चीज पढ़ेंगे। पता है इन पांचों के बारे में क्या पूछा जाता है? इन पांचों के बारे में की स्टडी आती है, आप जाके चेक कर लो, मोस्टली टीचर आपको बताएंगे। इन पांचों में से कोई एक की स्टडी हर बार आती है। इनमें आपको याद करना है इन सब का फॉर्मूला, कि इनका फॉर्मूला क्या है। जैसे मैंने बोला बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, आपसे पूछेगा इसका फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूले के बाद आपको इसका रिएक्शन याद करना है कि ये बनता कैसे है, बनाने का प्रोसीजर क्या है, और तीसरा इनके यूजेस कहाँ पर होते हैं। हर किसी के 3 चीज याद करना है, फॉर्मूला, इनका सूत्र क्या होता है, इनका रिएक्शन, ये बनता कैसे है, और इनके यूजेस, इनको हम कहाँ यूज करते हैं। तो यही पांचों टॉपिक हमारे अब आने वाले हैं। तो चलिए हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। हम अब बहुत कम टॉपिक बचे इस चैप्टर में, जल्दी से इसको पूरा कर लेते हैं। सबसे पहला था सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसा कि नाम से पता था सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए सोडियम का फॉर्मूला होता है Na और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला OH। ये आपको ऐसे याद हो जाएगा। सोडियम क्या होता है? Na, हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बनता कैसे है? तो इसके लिए आपको नमक चाहिए, नमक को डालो पानी में, नमक को मिलाओ पानी में, नमक को मिलाओ पानी में और विद्युत प्रोवाइड करो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो। रिएक्शन याद करना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। तो जब नमक को पानी में डालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो 3 चीज बनती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। ये 3 चीज का निर्माण होता है। तो हमें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ना है ना, तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कहाँ होता है, कहाँ पर इस्तेमाल होता है? तो धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन और अपमार्जक बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर वगैरह आते हैं, कागज बनाने के लिए, जो कागज मैं यूज कर रहा हूं। और याद रखना इस रिएक्शन को बच्चों एक नाम दिया गया है साइंस में। ये जो रिएक्शन आप पढ़ रहे हो, इस रिएक्शन को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ये जो आप रिएक्शन पढ़ रहे हो ना, इसको विज्ञान में एक नाम दिया गया है। इस रिएक्शन को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब ये भी पूछ सकता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें क्लोरीन बनता है और ये एक क्षार है। क्षार याद है, जो जल में घुलनशील हुए, जल में घुल जाता है। तो इसमें क्लोरीन और क्षार बनता है, इसलिए इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं इस रिएक्शन को। सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ चुके हैं हम। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। फॉर्मूला याद कर लो। ये बनता कैसे है? तो नमक को डालो पानी में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज कहाँ होता है? तो धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन अपमार्जक बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए। इस रिएक्शन का क्या नाम है? क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन और क्षार बनता है, इसलिए क्लोर क्षार प्रक्रिया। नेक्स्ट आता है विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका फॉर्मूला याद करना है पहले आपको। इसका फॉर्मूला है CaOCl2। रिपीट करो, कम ऑन रिपीट करो। CaOCl2, 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 CaOCl2। दैट इज ब्रिंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सी और ये क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी 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 क्लोराइड। याद हो गया? रैप बना लिया करो। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये होता है विरंजक चूर्ण। अब ये बनता कैसे है? तो इसको बनाने के लिए आपको चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या चाहिए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा कि विरंजक चूर्ण बनता कैसे है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि विरंजक चूर्ण का बनने की प्रक्रिया बताओ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन में मिलाओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन मिला दो तो ये आपका बनेगा कैल्शियम क्लोराइड। ये बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर बनेगा। तो वाटर तो इवेपोरेट कर लेंगे, सुखा देंगे, तो आपका बन जाएगा विरंजक चूर्ण। अब ये ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ होता है? यूजेस कहाँ पे होता है? इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो कपड़ा उद्योग में, पेपर उद्योग में, कपड़े का ब्लीचिंग करने के लिए, ऑक्सीकारक के रूप में, बहुत सारे ऑक्साइडिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीकारक के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। केमिकल होता है एक, मतलब ऑक्सीजन को त्याग देता है ये। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, पानी के, जो पीने का पानी होता है ना, जो हम पानी पीते हैं, पीने के पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए, जी हाँ, पानी को भी ब्लीच करते हैं। पानी का ब्लीचिंग किया जाता है, पानी को साफ किया जाता है। बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का।
ठीक है, क्या क्या बताया मैंने? विरंजक, देखो हर, आप एक चीज याद कर लो, हर किसी का 3 चीज याद करना है। एक याद करना उसका फॉर्मूला, एक याद करना उसका रिएक्शन, और एक याद करना उसके यूजेस। क्लियर हो गया? आपने दिमाग बिठा लिया आपने। तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब ये रिएक्शन क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन मिला दो तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर बनेगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, बचेगा ये। अब इसके यूजेस कहाँ होते हैं? तो कपड़ा उद्योग में, पेपर उद्योग में, कपड़े का ब्लीचिंग करने के लिए, ऑक्सीकारक के रूप में, और पीने के पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। मुझे याद है 2018 में क्या आया था, 2018 में क्वेश्चन आया था, बड़ा घुमा के पूछा। उन्होंने पूछा कि एक केमिकल है जिसका नाम एक्स है, क्वेश्चन को समझिए, एक केमिकल है जिसका नाम एक्स है, इसका इस्तेमाल पीने के पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। देख लो क्वेश्चन को कैसा घुमा दिया, बच्चों के लिए क्वेश्चन को घुमा दिया। एक केमिकल एक्स है जिसका इस्तेमाल पीने के पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। फिर उसका पहला पार्ट था कि उसका नाम बताओ, फिर उसका दूसरा पार्ट था उसका वो केमिकल फॉर्मूला बताओ, फिर तीसरा था उसका रिएक्शन बताओ, चौथा था उसके कोई 2 यूजेस बताओ। तो क्वेश्चन को उल्टा घुमा भी सकते हैं, ये देकर आपको बाकी चीज भी पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से याद करा। हाँ, ये गारंटी है कि इससे बाहर नहीं पूछेगा क्योंकि बुक में यही सारा दे रखा है ना। अगला आता है बेकिंग सोडा। अब इसके भी 3 चीज याद करेंगे कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा बनता क्या है, कैसे है, और बेकिंग सोडा का यूजेस क्या है। हर किसी के 3-3, हर किसी के 3-3 चीजें पढ़नी है। देखो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 चीजें बताए, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा रिएक्शन, ये रहा यूजेस। व्यंजक चूर्ण देखिए, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा रिएक्शन और ये रहा यूजेस। अब बेकिंग सोडा में भी यही पढ़ेंगे, फॉर्मूला, रिएक्शन, यूजेस। हर किसी के 3 चीज याद करनी है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बोलिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, 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 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद हो गया? ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। अब ये बनता कैसे है? तो इसके लिए आपको नमक चाहिए, NaCl, नमक, याद है, लवण, नमक। नमक को मिला दो पानी में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये अमोनिया का फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड अमोनिया। अमोनिया भी एक गैस होता है, अमोनियम गैस आपने सुना होगा, यूज होता है इसका। तो नमक, NaCl, पानी में मिलाओ, कार्बन डाइऑक्साइड दो और अमोनिया, ये 4 चीजों को मिला दो तो आपका बनेगा अमोनियम क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। बट अमोनियम क्लोराइड अभी हमें नहीं पढ़ना, अभी हमें तो बेकिंग सोडा पढ़ना है। तो बेकिंग सोडा ये रहा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस रिएक्शन के कारण बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन होती है। अब बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है? तो पकोड़े को खस्ता बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए, खाने को जल्दी पकाने के लिए भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है, केक ब्रेड बनाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है, एंटासिड के रूप में यूज होता है। जो एंटासिड पेट में दर्द हुआ था, अभी याद करो, HCl वगैरह बताया था, वहां भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। तो तीनों चीज याद कर लो। पहले बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ये बनता कैसे है? तो 4 चीजों को मिला के बनता है, नमक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। चारों चीजों को मिलाकर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन होती है। अब इसका यूजेस क्या है? तो पकोड़े को खस्ता बनाने के लिए, खाने को जल्दी पकाने के लिए, केक ब्रेड बनाने के लिए, और एंटासिड के रूप में भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। जल्दी से इस पेज को रिवाइज कर लें। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला NaOH होता है, इसको बनाने के लिए नमक चाहिए, पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो, तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन बनेगा। इस रिएक्शन को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसका इस्तेमाल धातु से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन अपमार्जक बनाने के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए और कागज बनाने के लिए किया जाता है। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन चाहिए, दोनों मिलकर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर बनेगा। इसका इस्तेमाल कपड़ा उद्योग में, पेपर उद्योग में, कपड़े को ब्लीच करने के लिए, ऑक्सीकारक के रूप में और पीने के पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नेम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बनता कैसे है? तो इसको बनाने के लिए 4 चीजें चाहिए, एक नमक चाहिए, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, अमोनिया चाहिए। ये चारों चीजों मिला के बनाओगे तो अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड है और इसका भी इस्तेमाल होता है। बट अभी हम इसके बारे में नहीं जानना चाहते ना, अभी तो हमारा टॉपिक बेकिंग सोडा है, तो हम इसका यूज करेंगे कि इसका क्या इस्तेमाल है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो पकोड़े को खस्ता बनाने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए, खाने को जल्दी पकाने के लिए, केक ब्रेड बनाने के लिए, एंटासिड के रूप में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। नाउ एक और इस्तेमाल है इसका, एक और बेकिंग सोडा का एक और इस्तेमाल है सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में। अग्निशामक पता है ना, जो आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है, अग्निशामक यंत्र। तो सोडा अम्ल अग्निशामक में भी इसका इस्तेमाल होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका इस्तेमाल होता है। बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो क्या होगा? अगर आप बेकिंग सोडा को गर्म करोगे, ये हटा देता हूं, ये बाद में समझाऊंगा, अभी ये हटा दो।
अगर आप बेकिंग सोडा को गर्म करोगे बच्चों, अगर बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे, क्वेश्चन में आता है कि बेकिंग सोडा को हीट करने पर, गर्म करने पे क्या होगा, तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पे 3 चीजें बनेगी। बेकिंग सोडा, ये रहा बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद कीजिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये रहा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को गर्म करने पे 3 चीज बनती है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब आपको ये रिएक्शन क्यों बता रहा हूं भैया, पेपर में आता है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर 3 चीज की फॉर्मेशन होगी, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। और आपको बता दूं, इसी रिएक्शन की वजह से केक बनता है। केक वगैरह जो बनाते हैं ना हम, उसमें यही रिएक्शन होता है। बेकिंग सोडा मिला देते हैं हम लोग, फिर ये रिएक्शन होता है, उसे देखते हो ना, केक वगैरह को ओवन में डाला जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये रिएक्शन होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से केक फूल जाता है, इसकी वजह से केक फूलता है। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, टेंशन मत लो आप। अच्छा, अभी तक हम बेकिंग सोडा पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग चीजें हैं। बेकिंग सोडा का ये होता है NaSCO3, ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, जब बेकिंग सोडा में कोई अम्ल मिला देते हैं। जब बेकिंग पाउडर में कोई अम्ल मिला देंगे तो बेकिंग पाउडर, जब बेकिंग सोडा में कोई अम्ल मिला देंगे तो उसको बेकिंग पाउडर कहते हैं। देखिए आप इस बात समझिए, NaHCO3 ये बेकिंग, NaSCO3 ये बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा है। इसमें हम मिला देंगे इमली का रस, इमली का रस मिलाएंगे सर जी, खट्टा खट्टा मीठा मीठा इमली का रस, यानी अम्ल मिला देंगे। इमली का रस खट्टा होता है ना, मीठा होता है, तो इमली का रस यानी अम्ल। तो जब हम बेकिंग सोडा में अम्ल मिला देंगे ना, तो ये बेकिंग पाउडर बन जाएगा। अब केक वगैरह बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होना बंद हो गया, क्योंकि बेकिंग सोडा में एक दिक्कत थी। जब बेकिंग सोडा को बनाते थे ना, जब बेकिंग सोडा यूज करते थे हम लोग स्टार्टिंग में, आज से 20 साल 15 साल पहले, जब बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते थे केक बनाने में, तो ये रिएक्शन होती थी। अब इसमें जो सोडियम कार्बोनेट है, ये एक बेस है, बेसिक सॉल्ट है, इसको बेसिक सॉल्ट कहते हैं। बात को समझना, समझने वाली बात है, हर कोई नहीं समझाएगा ये सब चीजें आपको। सोडियम कार्बोनेट ये एक क्षारीय लवण है, ये एक क्षारीय लवण है, ये एक क्षारक नेचर का लवण है। तो केक करवा नहीं हो जाएगा क्योंकि ये क्षारक है। बात को समझ रहे हो, ये बेकिंग सोडा है, आपने केक बनाने के लिए इसको डाला, अब आपने ओवन में हीट किया तो ये 3 चीज बन गई। इन पानी तो सूख जाएगा गर्मी की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड केक को फुला भी देगा, लेकिन आपका केक तो कड़वा हो गया ना भैया। कड़वा केक कौन खाएगा, हैप्पी बर्थडे टू यू कौन करेगा फिर, समझ रहे हो, कौन कड़वा केक खाने आएगा आपके घर में। तो जो दुकानदार थे वो क्या करते थे, बनते तो यही था, लेकिन उन्हें इसमें इमली का रस मिलाना पड़ता था, उन्हें इमली का रस मिलाना पड़ता था। क्यों, क्योंकि ये क्षार है और इमली का रस यानी ये अम्ल है, अम्ल खट्टा होता है, तो ये क्षार है, ये अम्ल है, ये मिलकर उदासीन हो जाता था। अब इमली का रस ढूंढो, पहले तो इमली ढूंढो, फिर उसका रस बनाओ, कितना टेंशन है। अब इन्होंने कहा चलो टेंशन ही खत्म करते हैं, हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर में पहले से ही अम्ल मिला होता है, बेकिंग सोडा तो ये रहा, बेकिंग सोडा में अम्ल मिला दो, बेकिंग पाउडर बन गया। आप केक में इसका इस्तेमाल करो, टेंशन फ्री, कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। यही देखिए केक का निर्माण आ गया, केक का निर्माण खाओगे, मीठा मीठा बढ़िया बढ़िया केक, हैप्पी बर्थडे टू यू आप सबको। तो ये आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा है। आपने इमली का रस मिला दिया, यानी कोई भी एसिड मिला दिया, कोई भी एसिड मत मिलाना, इमली का रस बनाना। पता है इमली क्यों मिलाते हैं, क्योंकि इमली का स्वाद एक ऐसा है जो लड़कियों को भी पसंद होता है और काफ़ी हद तक लड़कों को भी पसंद होता है ना, इमली का रस खट्टा खट्टा मीठा मीठा, इसलिए यही मिलाते हैं मोस्टली। ठीक है, ये आपको जानकारी बता दिया आउट ऑफ द सिलेबस। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा में अम्ल मिला दिया तो ये बन गया बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर को हीट करोगे, ओवन में डालोगे, लो जी हीट कर दिया आपने उसको हीट कर दिया, ऊष्मा डाला, गर्म करा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और अम्ल का सोडियम लवण बनेगा, अम्ल का सोडियम लवण। अब आपका केक कड़वा नहीं होगा, बढ़िया से हैप्पी बर्थडे टू करो, ज्यादा केक बांटो, केक कटेगा, सब में बटेगा और सब खाएंगे मिलकर। तो जब बेकिंग पाउडर को हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अम्ल का सोडियम लवण बनेगा, और इसकी वजह से, इस भाई साहब की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपका केक फूल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ब्रेड केक फूल जाता है और मुलायम और स्पंजी हो जाता है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा।
तो तीन चीज फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, वही तीन चीज, फॉर्मूला, रिएक्शन और इसका यूजेस। तो देखिए वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डेका। 10 मतलब होता है डेका। सर जी डेका, सुनिए ध्यान से, डेका, कुछ और मत समझ लेना, डेका। हाँ, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, 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 सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका मतलब है 10 और हाइड्रेट मतलब पानी। देखिए सोडियम Na, कार्बोनेट CO3, 10 को बोलते हैं डेका, हाइड्रेट मतलब पानी, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये हो गया फॉर्मूला। अब रिएक्शन बनता कैसे है, तो सोडियम कार्बोनेट में, ये रहा सोडियम कार्बोनेट, अभी आपने बनाया था कहीं पर, ये रहा सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट, ये क्षारीय लवण, इसमें पानी मिला दो। जब सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिला देते हैं, जब सोडियम कार्बोनेट में जल के 10 अणु को मिलाया जाता है, जब सोडियम कार्बोनेट में जल के 10 अणु को मिला दिया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है, यानी वॉशिंग सोडा का निर्माण होता है। तो जो सोडियम कार्बोनेट में पानी मिलाने पर वॉशिंग सोडा बनता है। अब वॉशिंग सोडा का यूजेस क्या है, तो कांच, साबुन, पेपर उद्योग में, कांच उद्योग में, साबुन उद्योग में, पेपर उद्योग में, बोरेक्स के उत्पादन में, बोरेक्स एक पाउडर होता है, केमिकल होता है, तो बोरेक्स के उत्पादन में, घर की साफ सफाई में, जल की कठोरता को दूर करने के लिए, जो कठोर जल होता है ना, हार्ड वाटर बोलते हैं इंग्लिश में, उसकी जल की कठोरता को दूर करने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो तीनों चीज बता दी ना। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट फॉर्मूला हो गया। बनता कैसे है, तो सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिला देते हैं तो वॉशिंग सोडा बनता है। यूजेस क्या है, तो कांच, साबुन, पेपर उद्योग में, बोरेक्स में, घर की साफ सफाई में और जल की कठोरता दूर करने के लिए। रिवाइज करा दूं जल्दी से। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर तीन चीजें बनती है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन ये क्षार है इसलिए केक कड़वा हो जाता था, तो अब हम बेकिंग पाउडर मिलाते हैं, बेकिंग सोडा में अम्ल मिला देते हैं। केक का निर्माण बेकिंग सोडा में अम्ल मिला देंगे, यानी ये बेकिंग पाउडर बन गया। बेकिंग पाउडर को हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अम्ल का सोडियम लवण बनेगा। अब आपका केक कड़वा नहीं होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से केक आपका स्पंजी और मुलायम हो जाएगा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको बनाने के लिए आपको सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जोड़ना पड़ेगा, इससे आपका वॉशिंग सोडा बनेगा। इसका उपयोग कांच, साबुन और पेपर उद्योग में होता है, बोरेक्स उत्पादन में होता है, घर की साफ सफाई में होता है और जल की कठोरता दूर करने के लिए होता है। नाउ लास्ट पेज पे आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस फिर वही तीन चीजें हैं, फॉर्मूला, रिएक्शन, यूजेस, फॉर्मूला, रिएक्शन, यूजेस, फॉर्मूला, रिएक्शन, यूजेस, फॉर्मूला, रिएक्शन, यूजेस। तीनों के हर चीज के तीन तीन याद कर लो। फॉर्मूला क्या होता है, मेरे साथ बोलो, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब आधा, हेमी मतलब आधा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं इसका नाम भी लिख के लाया हूं। देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब कल को भूल गए आप ये तो याद रखोगे ना, भैया ने ये बता रखा था रिएक्शन में, ये फॉर्मूला का नाम भी बता रखा है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। रैप बना लो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब ये बनता कैसे है, तो इसको बनाने के लिए हमें बच्चों चाहिए जिप्सम। ये होता है जिप्सम, ये गलत लिखा हुआ, ये मत आए, या पॉइंट आएगा बच्चों, 2 आएगा यहाँ। कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, इसे बोलते हैं जिप्सम। यह है जिप्सम, एक जिप्सम होता है, जिप्सम पाउडर, जिप्सम बोलते हैं बेटा। घर बनाने में ना, सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट में, यानी जिप्सम को, ये जिप्सम का फॉर्मूला है, इसको जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम में जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ जल, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इवेपोरेट हो जाता है, सूख जाता है और आपका POP बन गया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए आपको जिप्सम चाहिए, इसे बोलते हैं जिप्सम। याद रखोगे, जिप्सम, G-P-S-M, जिप्सम। जिप्सम को, ये जिप्सम का फॉर्मूला है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो POP बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इवेपोरेट हो जाता है, सूख जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है, तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, सबको पता है। दूसरा, खिलौने बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए, घरों को सजाने के लिए, सतह को चिकना करने के लिए, बिल्कुल प्लेन सरफेस करने के लिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के तीनों बता दिया मैंने आपको। फॉर्मूला क्या था, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट,
बनाते कैसे हैं? तो जिप्सम को 373 केल्विन 100 डिग्री पर गर्म कर दो तो पीओपी बन जाएगा, पानी सूख जाएगा। इसका इस्तेमाल क्या है? तो टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए, खिलौना मूर्ति बनाने के लिए, घरों को सजाने के लिए, सतह को चिकना करने के लिए। जिप्सम क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था जिप्सम का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, ये होता है जिप्सम। और जिप्सम को अगर हम पानी मिला दें, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस पानी मिला दें, ये क्या था? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या था? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में दोबारा पानी मिला दोगे ना तो फिर से जिप्सम ही बन जाएगा। हम जिप्सम से पीओपी बना सकते हैं और पीओपी से जिप्सम बना सकते हैं। आप जिप्सम को गर्म कर दो तो पीओपी बन जाएगा, पीओपी में पानी ऐड कर दो जिप्सम बन जाएगा। सिंपल है, अलग ही स्वैग है भाई, बिल्कुल सिंपल स्वैग है। जिप्सम को गर्म कर दो पीओपी, पीओपी में पानी मिला दो जिप्सम, जिप्सम को गर्म कर दो पीओपी, पीओपी में पानी मिला दो जिप्सम। ये पीओपी है, पीओपी में पानी मिला दिया तो वापस जिप्सम बन गया। क्या दिक्कत है? नाउ क्रिस्टलीकरण का जल, या ये क्रिस्टलीकरण का जल क्या है? लास्ट टॉपिक हमारा क्रिस्टलीकरण का जल। अब ये क्या चीज है? देखिए ये सब सॉल्ट है, ये देख रहे हो ना, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है और ये वाटर है। तो सॉल्ट में पानी, लवण में पानी, लवण में पानी। जो लवण में पानी पाया जाता है ना, लवण में जो पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है, उसको साइंस में क्रिस्टलीकरण का जल कहते हैं। एक सूत्र इकाई लवण में, एक सूत्र इकाई लवण में, ये रहा लवण, उपस्थित जल के अणुओं की संख्या, ये रहा जल के अणुओं की संख्या। एक सूत्र इकाई लवण में, ये रहा लवण, उपस्थित जल के अणुओं की संख्या, यानी लवण में जो उपस्थित जल की संख्या होती है उसको क्रिस्टलीकरण का जल कहते हैं। ये लवण है, ये जल है, ये लवण है, ये जल है, ये लवण है, ये जल है। तो सॉल्ट में जो पानी पाया जाता है उसको साइंस में क्रिस्टलीकरण का जल के नाम से जाना जाता है। तो ये था बच्चों आपका कंप्लीट चैप्टर 2। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। चैप्टर को 1 से 2 बार आप देख लोगे, सब कुछ कवर हो जाएगा, बढ़िया सा पेपर जाएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए एनर्जी के साथ, नए नोट्स के साथ। तब तक नमस्कार। कोई गलती हो गया हो तो माफ कर देना। नमस्कार सभी को।